लोग अभी देख रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कॉन्सिक्वेंसेस एट पर्सनल लेवल, कॉन्सिक्वेंसेस एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, एंड अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस एट सोसाइटल लेवल। अगर एक सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, अगर वो एथिकल बिहेवियर डिस्प्ले करेंगे सोसाइटी में, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट जो इसका कॉन्सिक्वेंस है वो है एब्सेंस ऑफ ग्रीड एंड कंसेक्वेंट इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। एथिकल बिहेवियर डिस्प्ले करने से ये होगा कि सोसाइटी में उनके बीच ग्रीड नहीं होगी, ठीक है ना। लालच जो है, ग्रीड जो है, वो लोगों में ख़त्म हो जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो इक्विटेबल होगा, ठीक है। तो ये जो ग्रीड होती है, ये एक कॉज होता है कन्फ्लिक्ट होने का। एक सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है बिटवीन द रिच, बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, बिटवीन द रिच एंड द पुअर, तो इसका जो रीज़न है वो है जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, ठीक है ना। अगर एक सोसाइटी में लोग एथिकल बिहेवियर डिस्प्ले करेंगे, तो ये जो चीज़ है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये ख़त्म हो जाएगा, एंड देयर विल बी पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, ठीक है। द फंडामेंटल tenet of ethics is that one should not cause harm to others, ठीक है। जैसा फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो फंडामेंटल टेनेट है एथिक्स का, वो यही है कि हमारी एक्शंस की वजह से दूसरों को हार्म नहीं होना चाहिए, not disturb the interests of others. Human being is charged by greed to steal and snatch common resources, not just common resources. Appropriation of resources belonging to others is also not uncommon. ये सब हमने देखा हुआ है. This gives rise to tension between resource loser and resource appropriator. Since the latter is significantly fewer in number, yet hold a lion's share of common resources, there is acrimony of the former towards them. This destroys societal peace and harmony also. यहाँ पर हम कोट कर सकते हैं महात्मा गांधी की जो saying है, famous saying, there is enough in this world for everyone's need, but not enough for everyone's greed or anyone's greed. यहाँ पर इस दुनिया में सब कुछ है हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रीडी बन जाएंगे तो ये दुनिया हमारे लिए कम है, ओके। सपोज द ग्राउंड वाटर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ग्राउंड वाटर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर अ पर्टिकुलर विलेज. एवरी डिवेलर ड्रॉज वाटर फ्रॉम वेल्स. जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है ना, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है एक विलेज के लिए, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. हर कोई जो यहाँ पर रहता है, हर कोई फैमिली जो है इस गांव में जो रहने वाली है, वो पानी निकालता है कहाँ से? वेल्स से, ओके, वही कंज्यूम करता है. A new water intensive industrial plant is established in the nearby vicinity. अब एक इंडस्ट्रियल प्लांट ऐसा आ गया नियर बाय इसी गांव में. अब ये जो है ये वाटर इंटेंसिव है. इसको अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, बहुत सारा वाटर इसको चाहिए होता है. अब देयर आर टू ऑप्शंस बिफोर द फाउंडर ऑफ प्लांट. अब इसके पास जो है ना दो ऑप्शंस है. फर्स्ट ऑप्शन ये है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम a large tank that's situated in a far away place. This is feasible but transportation of water from that place is expensive but not unviable. देखिए ये जो इसके पास फर्स्ट ऑप्शन ये है कि दूर के किसी गांव में, मान लीजिए 2 किलोमीटर अवे, दूर के किसी गांव में एक टैंक है, वाटर टैंक है. ये जो प्लांट है, ये जो फैक्ट्री है, ये वहां से पानी ला सकती है अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू करने के लिए. लेकिन इसका क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है? ये जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए लार्ज टैंक विच इज सिचुएटेड इन ए फार अवे प्लेस, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है. दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है, डिग बो वेल्स इन द इंडस्ट्रियल प्लांट इटसेल्फ. या तो ये यहीं पे जो है कुएं जो वेल्स है वो डिग कर सकता है प्लांट के इनसाइड, ठीक है ना. दिस इज चीपर,
but it's likely to adversely affect the groundwater level of the village. ये चीपर है, यहाँ पर इसको कोई भी मतलब पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, ये पानी यहीं से कंज्यूम कर सकता है, ग्राउंड वाटर कंज्यूम कर सकता है। लेकिन इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर की जो लेवल है ना, ये बहुत डाउन हो जाएगी, और गांव वाले जो लोग हैं जिनका प्राइमरी सोर्स यही वाटर है, उनके ऊपर इसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब यही दो ऑप्शंस इस फाउंडर के पास है। इफ द फाउंडर ऑफ द प्लांट इज एथिकल, he shall choose option 1. If he is unethical, he shall choose option 2 and cause hardships to villagers. अब यहाँ पर क्या है, अगर इसने ऑप्शन फर्स्ट चूज किया, दूसरे गांव से उस टैंक से पानी लाना, अगर इसने यही चूज किया तो ये एक एथिकल एक्शन है। ठीक है, इससे गांव वालों के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस प्लांट का। अगर इसने यहीं पे वेल्स डिग किए और ग्राउंड वाटर कंज्यूम किया तो इससे लोगों के ऊपर बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इन द लॉन्ग रन विलेजर्स में रन बर्सर्क एंड वेंडलाइज द होल इंडस्ट्रियल प्लांट। लेकिन लॉन्ग रन में इसका क्या हो सकता है, कभी गांव वालों को गुस्सा आ गया, वो लोग वेंडलाइज कर सकते हैं इस इंडस्ट्रियल प्लांट को, अटैक कर सकते हैं, इसको जला सकते हैं। ठीक है ना, दिस lose-lose situation is the fruit of non-observance of ethics in the decision making of the industrial plant founder. ठीक है, दूसरा कंसिक्वेंस जो है एथिकल बिहेवियर का एट द सोसाइटल लेवल, वो है लेस टेंशन एंड मोर पीस। जब एक सोसाइटी में एथिकल बिहेवियर होता है, लोग डिस्प्ले जो करते हैं, एथिकल बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही कम टेंशन होता है लोगों के बीच में, और वहाँ पे पीस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, शांति होती है। An offshoot of the previous point is that more equitable resource distribution shall bring about less tension and more peace. Unethical behavior leads to avarice. This in turn leads to concentration of wealth in a few hands. ठीक है ना, अगर unethical behavior होगा, there will be tension. There will be concentration of wealth in a few hands. Then the tussle between haves and have-nots begins. This tussle, this spoils the peace and unrest sets in. जैसे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में हो गया था, या रिवोल्यूशंस इन इजिप्ट, लीबिया, टूनिसिया, सीरिया, जो कि रेवोल्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी है, because there are dictatorships, there is concentration of wealth in few hands in the elite class in these countries. That's why there is this tussle between different classes of society. तो थर्ड जो इसका कंसिक्वेंस है, ठीक है ना, थर्ड इसका कंसिक्वेंस एट द सोसाइटल लेवल वो है, ये है कि इक्वलिटी एंड जस्टिस। व्हेन देयर इज एथिकल बिहेवियर, देयर विल बी इक्वलिटी एंड जस्टिस इन द सोसाइटी। एनी regime that espouses the principles of ethics in its policies and actions is bound to build and promote the principles of ethics and justice in administration. This is mostly done through provisions of rights, provision of freedom, provision of independent justice delivery system, equality of opportunity. ठीक है, जो एक एथिकल सोसाइटी होती है, जो एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ एथिकल बिहेवियर डिस्प्ले किया जाता है, जहाँ इस पर जोर दिया जाता है कि एथिकल बिहेवियर डिस्प्ले किया जाए रूलर्स के द्वारा। ठीक है, वहाँ पर इक्वलिटी एंड जस्टिस होता है। ये कैसे होता है इक्वलिटी एंड जस्टिस? वहाँ पे राइट्स दिए जाते हैं लोगों को, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, सारे राइट्स जो है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, बेसिक राइट्स, नेचुरल राइट्स, वो दिए जाते हैं लोगों को। इसी तरह से प्रोविजन ऑफ फ्रीडम, वहाँ पे फ्रीडम दी जाती है लोगों को, जहाँ पर एथिकल बिहेवियर डिस्प्ले किया जाता है रूलिंग क्लास के द्वारा। इसी तरह से जो थर्ड प्रोविजन दिया जाता है इक्वलिटी एंड जस्टिस के लिए, वो है इंडिपेंडेंट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। जैसा कि यहाँ पे गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स लाती है जस्टिस डिलीवरी के लिए, जिसकी कुछ एग्जांपल्स है नालसा, ठीक है ना, नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट। इसी तरह से लोक अदालत का कंसेप्ट है, लोक अदालत एस्टेब्लिश करने का कंसेप्ट जो है, ठीक है। ये सब जो स्कीम्स लाई जाती है फ्री लीगल एड की, ठीक है ना, ये इसलिए ये स्कीम्स लाई जाती है ताकि इंडिपेंडेंट
जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाए सोसाइटी में, ठीक है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी जो रूलिंग क्लास जो हमारा है, वो ये चाहते हैं कि हम एथिकल बिहेवियर डिस्प्ले करें अपनी सोसाइटी में, सो दैट देयर विल बी नो टसल, सो दैट देयर विल बी नो फाइट अमंगस्ट द क्लासेस, देयर वहाँ से